नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी एक और अदालत। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक और अदालत। घर के सामने ऑटो से उतरकर मैं उसे रुपए दे ही रही थी कि मेरे सामने से एक लड़की गुजर गई। उसने तो मुझे नहीं देखा, पर मैं उसको देखते ही पहचान गई कि अरे, यह तो अपनी वृंदा है। मैं तेजी से चलते हुए या कहूं कि लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पलटकर उसने पीछे देखा और मुझे देखते ही वह खुश हो गई। अरे भाभी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूं वृंदा, पर तुम तो भाभी को बिल्कुल भूल ही गई हो। शादी के बाद तुम्हें पहली बार देख रही हूं। देखो, वो सामने ही तो मेरा घर है, चलो घर चलते हैं। अरे नहीं भाभी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आपसे तो मेरे जीवन की कई यादें जुड़ी हुई हैं, पर आज मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगी। मोनू को मम्मी के पास छोड़कर आई हूँ, वह उन्हें परेशान कर रहा होगा। मैंने आपका घर देख लिया है, 1-2 दिन में आपके पास आती हूँ। घर आने का वादा करके वृंदा तो चली गई, पर मैं कुछ वर्ष पीछे पहुंच गई। वृंदा मेरी हम उम्र तो नहीं थी, मुझसे 3-4 वर्ष छोटी ही रही होगी, पर हम दोनों में दोस्ती का एक रिश्ता बन गया था। शादी के बाद रजत के साथ इस सुदूर प्रांत में आने पर हम वृंदा के मकान में ही किराए पर रहने लगे थे। रजत के ऑफिस चले जाने के बाद मैं पूरे दिन घर में अकेली रह जाती थी। रजत लंच लेकर जाते थे तो करीब करीब सब काम उनके सामने ही निपट जाता था। भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए यहाँ अकेलापन कुछ ज्यादा ही परेशान करता था और मैं बहुत उदास हो जाती थी। पास पड़ोस में सभी तेलुगु भाषी थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी और मुझे तेलुगु नहीं आती थी। बस ऐसे ही छड़ों में मकान मालिक की बेटी वृंदा कभी कभी मेरे पास आ जाती। उसे बहुत अच्छी हिंदी आती थी और वह खूब वाचाल थी। उससे मिलकर मेरी उदासी न जाने कहाँ गायब हो जाती थी। उसके परिवार में भी उसका कोई हमउम्र न था, पास में कोई सखी सहेली भी नहीं थी। इसके साथ ही जवानी में कदम रखते ही घर वालों ने उस पर कुछ अधिक ही पाबंदियां लगा रखी थीं। उसे भाई कॉलेज छोड़ने जाता था, वही कॉलेज से लेकर आता था। कभी मुझे अपनी गृहस्थी के लिए कुछ सामान लेने बाजार जाना होता था तो वृंदा की मम्मी से अनुमति लेकर मैं उसे अपने साथ ले जाती थी। वृंदा ने बताया था कि भाभी, मेरे घर वाले तो मुझे किसी सहेली के साथ भी बाहर नहीं जाने देते। पता नहीं आपके साथ बाहर जाने की परमिशन कैसे मिल जाती है। एक दिन हम दोनों बाजार जा रहे थे, तब हमें बाजार में एक लड़का मिला और उसे देखते ही वृंदा ऐसे चहकी जैसे उसकी लॉटरी का नंबर निकल आया हो। उसने परिचय कराया था। भाभी, यह मेरी बुआ का बेटा नागेश है और नागेश, यह है मेरी सखी सहेली भाभी। कुछ भी कह लो, वैसे मैं इन्हें भाभी कहती हूँ। नागेश खुश होता हुआ बोला, फिर तो यह मेरी भी भाभी हुई, मैं भी आपको भाभी कह सकता हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं। चलिए फिर इसी बात पर पास के रेस्टोरेंट में कुछ ठंडा गर्म हो जाए। मुझे दुविधा में देखकर वृंदा मेरा हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए बोली, चलिए ना भाभी, देखिए बाहर कितनी गर्मी है, बैठकर कुछ ठंडा पीते हैं। वह लोग आपस में तेलुगु भाषा में बात करते रहे, जो मुझे समझ में नहीं आती थी। बीच बीच में हिंदी में बात करके मुझसे भी कुछ इस तरह जुड़ने का प्रयास करते जैसे बेसब्र बच्चे को टॉफी देकर बहलाती हैं। लौटते समय वृंदा बोली, भाभी, एक रिक्वेस्ट है, घर में किसी से भी यह मत कहना कि हमें मार्केट में नागेश मिला था। उसके इस आग्रह पर मैं कुछ चौंकी और मुझे कुछ दाल में काला भी नजर आया। पर नागेश रिश्ते में उसका भाई लगता था और भाई बहनों में कुछ गलत होगा, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर क्या वजह है कि वह इस मुलाकात को अपने घर वालों से छुपाना चाहती है। अतः मैंने उससे पूछ ही लिया था, वृंदा, नागेश तुम्हारा रिश्तेदार है, फिर तुम इस मुलाकात को घर वालों से छिपाना क्यों चाहती हो? इसकी एक वजह है भाभी, हम दोनों के परिवारों की आपस में नहीं पड़ती, या यूं समझिए कि आपस में दुश्मनी है। हमारे मिलने की बात पर घर में तूफान खड़ा हो जाएगा, बस इसीलिए उन्हें नहीं बताना चाहती। हाँ, रिश्तों में ऐसा होता है, कभी कभी इतनी कड़वाहट आ जाती है कि वह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। पर अब नागेश अक्सर बाजार में मिलने लगा था। शुरू में तो मुझे लगता था कि यह एक महज इत्तेफाक है, किंतु वह इत्तेफाक नहीं था। शायद फोन आदि पर पहले दोनों का प्रोग्राम तय हो जाता था। वृंदा की मम्मी मुझसे बहुत स्नेह करती थी। कभी कभी वह अपने काम के लिए भी मुझे वृंदा के साथ बाहर जाने के लिए कह देती थी, या वृंदा ही उनसे कोई फरमाइश करके मेरे साथ बाजार जाने का रास्ता निकाल लेती थी। उनमें कहीं कुछ ऐसा था जो मुझे सही नहीं लग रहा था। वे मात्र भाई बहन नहीं थे, उनमें जरूर कुछ अलग तरह का लगाव है, पर वह क्या है यह मैं नहीं जान पाती थी। यद्यपि मैंने उनके बीच कभी कोई अशोभनीय हरकत नहीं देखी थी।
उनके लगाव के बीच कहीं कोई उलझन, कोई गुत्थी थी अवश्य। एक दिन वृंदा चिड़िया की तरह फुदकती और चहकती हुई मेरे पास आई और कोई गीत गुनगुनाते हुए मेरे गले में बाहें डालकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, आज तो बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही हो, कोई मिल गया है क्या? हाँ भाभी, आप तो मेरी दोस्त की तरह हो। मैं आपको अपनी राजदार बनाना चाहती हूँ। बस यही डर लगता है कि आप यह बात कहीं मेरे घर वालों से न कह दें। क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? हाँ वृंदा, क्यों नहीं। यदि तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। उसने एक सहेली की तरह मेरे गले में फिर बाहें डाल दी और कान में फुसफुसाई, भाभी आई एम इन लव। क्या, आर यू सीरियस? 100% सीरियस भाभी, आई एम इन लव। अच्छा, बड़ी बहादुर हो गई हो। कौन है वो? क्या साथ पढ़ता है? नहीं भाभी, मेरे दकियानूसी माँ बाप ने मुझको एड में पढ़ने नहीं भेजा। मैं तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। लेकिन वह जो भी है, आप उसे जानती हैं। मैं कैसे जानती हूँ? क्या वह कभी तुम्हारे या मेरे घर आया है? वह हमारे घर तो नहीं आता, पर आप उससे कई बार मिल चुकी हैं। पहेली मत बुझाओ वृंदा, मैं तो तुम्हारे साथ बस एक ही शख्स से मिली हूँ और वह है नागेश। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं नागेश से ही प्यार करती हूँ। लेकिन वह तो तुम्हारी बुआ का बेटा है, रिश्ते में तुम्हारा भाई हुआ। उससे शादी कैसे हो सकती है? भाभी, हम लोगों में बुआ के बेटे से शादी करने का रिवाज है, यानी कि हम बुआ के बेटे से इश्क लड़ा सकते हैं। कुछ लोगों में मामा से भी हो जाती है। यह मेरे लिए नई जानकारी थी। अब तक नागेश के बारे में मैं इतना ही जानती थी कि वह वृंदा की बुआ का बेटा है, किंतु दोनों परिवारों में पटती नहीं है। इससे ज्यादा न तो कभी उसने बताया और न मैंने जानने की कोशिश की। पर वृंदा की बात सुनकर अब मेरे मस्तिष्क में अनेकानेक प्रश्न व जिज्ञासाएं थीं, जैसे वह क्या करता है, कहाँ तक पढ़ा है, इन दोनों परिवारों में झगड़े की क्या वजह है, क्या यह दूरी पाटी जा सकती है, क्या दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकृति देंगे। पूछने पर वृंदा ने बताया था कि मेरी एक अक्का बड़ी बहन थी। उनकी शादी नागेश के अन्ना बड़े भाई से तय थी। वह पढ़ाई पूरी करने अमेरिका गया हुआ था। जब वह लौट कर आया तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी थी। उसने एक मिनिस्टर की लड़की से शादी कर ली। लड़की एमसीए थी। अब तो वे अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। रिश्ता टूटने का अक्का को इतना सदमा लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बस तभी से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई। नागेश क्या करता है, कहाँ तक पढ़ा है? पढ़ने में उसका भाई जितना तेज था, यह उतना ही फिसड्डी निकला। पढ़ने में उसका मन कभी नहीं लगा। जैसे तैसे इंटर पास किया और अब अपने पापा का बिजनेस संभालता है। क्या तुम दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं भाभी, यह बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव कहिए। अक्का की आत्महत्या के बाद पुलिस केस बन गया था। नागेश के भाई और पिता को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था, पर मंत्री जी के प्रभाव से वह लोग बच गए। इन हालात में दोनों परिवारों में से कोई भी तैयार नहीं होगा। जब तुम यह सब जानती हो, फिर भी प्यार करने के लिए तुम्हें उसी परिवार का लड़का मिला। लेकिन प्यार सीमाओं में कहाँ बनता है। वह सोच विचार कर या प्लान बनाकर तो किया नहीं जाता, बस हो जाता है। सच भाभी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर हो गया। तुम बीएससी कर रही हो, वह इंटर पास है। यदि पिता ने उसे अपने व्यापार से अलग कर दिया तो उसके पास तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बस यही तो अड़चन है, तभी तो हम शादी के निर्णय को टाल रहे हैं। क्या तुम्हारे घर वालों को इस विषय में कुछ मालूम है? 2 साल पहले एक बार मुझे पापा ने उसके साथ देख लिया था। बस तभी से मुझ पर इतनी पाबंदियां लग गई थी। पर अब मैं प्यार में उससे आगे निकल गई हूँ या उससे मिलती हूँ, यह बात अभी उन्हें पता नहीं है, वरना मेरी पढ़ाई छुड़वाकर घर बैठा लेते। प्यार में तुम कितना आगे बढ़ गई हो वृंदा, यह तो मैं नहीं जानती। मैं यह भी नहीं जानती कि तुम्हारे प्यार का क्या हश्र होगा। बस मैं इतना ही कहूंगी कि प्यार को अभी प्यार ही रहने देना। देह की सीमाएं मत लांघना और थोड़ी समझदारी से काम लेना। हमारे समाज में अब भी कदम कदम पर छोटी सी भूल के लिए भी लड़की को ही बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं भाभी, मेरा आपसे वादा है, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। इसके 2 दिन बाद ही वह बदहवासी मेरे पास आई थी। भाभी, अभी तो मेरी बीएससी भी पूरी नहीं हुई और घर में मेरी शादी की चर्चा जोर शोर से होने लगी है। कोई अच्छा लड़का मिल गया तो यह तो महीने 2 महीने में मेरी शादी करा देंगे। आप मम्मी को समझाइए ना कि ग्रेजुएशन पूरा हो जाने दें। देखो वृंदा, यदि तुम्हारी मम्मी ने मुझसे तुम्हारी शादी के बारे में कोई बात की तो मैं उन्हें समझा सकती हूँ, वरना मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। एक दिन रजत के ऑफिस जाते ही वह फिर मेरे पास आई, कुछ परेशान दिख रही थी। भाभी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। आप किसी काम का बहाना बनाकर मुझे बाजार ले जाने की मम्मी से परमिशन ले लीजिए।
मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा क्या काम है जो मैं तुम्हारी मम्मी से झूठ बोलूं? आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। आज हम कोर्ट में अपनी शादी के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। इसके 1 महीने बाद हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। आपके काम के बहाने निकलकर मैं यह काम कर पाऊंगी? सॉरी वृंदा, मैं आंटी से झूठ बोलकर तुम्हारे इन उल्टे सीधे कामों में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जो मैं कर रही हूँ वह गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। तुम्हारी यह क्षणिक भावुकता, एक गलत निर्णय, तुम्हारे जीवन भर का पछतावा बनकर रह जाएगा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। प्लीज़ भाभी, मेरी अंतिम बार यह मदद कर दीजिए, फिर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। सॉरी वृंदा, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। फिर उन्हीं दिनों हम मकान बदल कर दूसरी जगह चले गए थे। अचानक एक दिन वृंदा की मम्मी उसकी शादी का कार्ड देने आई। कार्ड खोलकर मैंने वर का नाम पढ़ा तो मन को बड़ी राहत मिली। इसका मतलब वृंदा ने नागेश का ख्याल दिल से निकाल दिया। चलो अच्छा हुआ। आंटी ने बताया था लड़का दिल्ली में इंजीनियर है, शादी भी वहीं जाकर करनी है। कभी कभी आंटी से मुलाकात होती थी तो वृंदा की राजी खुशी के समाचार भी मिल जाते थे। एक बार आंटी ने कथा कराई थी तो समाचार दिया कि वृंदा के बेटा हुआ है। एक दिन अचानक उसे अपने घर आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे टोका, वृंदा मोनू को क्यों नहीं लाई? भाभी, वो अभी सो रहा है तो मैं अकेली ही चली आई। वह उदास थी, फिर भी खुश दिखने का प्रयास कर रही थी, पर उसकी उदासी मेरी नज़रों से बच नहीं सकी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, लगता है अकेली आई हो, मल्लेश साथ नहीं आए? नहीं भाभी, मल्लेश तो कुछ महीनों के लिए अमेरिका गए हुए हैं, अब आने वाले हैं। ओ, तो पति वियोग की वजह से चेहरा कुम्हलाया हुआ है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे वह किसी उलझन में है और कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछ ही लिया, फिर क्या बात है, इस तरह अनमनी सी क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, कहकर मन हल्का हो जाएगा। भाभी, एक आप ही तो थीं जिसे कभी मैंने अपना हमराज बनाया था, और आपने भी हमेशा सही सलाह देकर मेरे गलत कदमों को रोकने की ईमानदार कोशिश की थी। आपने ठीक ही कहा था कि कभी कभी एक गलत निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाता है। मेरी खुशियों को भी ग्रहण लग चुका है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम किस गलत निर्णय की बात कर रही हो? मल्लेश से शादी करना एक गलत निर्णय था या नागेश से शादी न करना? लगता है आपको कुछ नहीं मालूम। आपके समझाने के बावजूद मैंने नागेश से शादी कर ली थी, और यह मेरी जिंदगी की एक बड़ी भूल थी। उसकी चाहत ने मेरी जिंदगी में धुआं ही धुआं भर दिया है। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी का कार्ड पाकर मैंने तो यही सोचा था कि तुमने नागेश को अपने जीवन से निकाल दिया है। फिर तुमने मल्लेश से शादी क्यों व कैसे कर ली? नागेश से शादी के समय हम दोनों ने यह फैसला किया था कि कोर्ट में शादी करने की बात हम किसी को बताए बिना अपने अपने घर में रहेंगे। किंतु शादी के बाद वह मुझे इधर उधर बुलाकर रिश्ता कायम करना चाहता था। मेरी यह शर्त थी कि पहले अपने घर में मेरे लिए जगह बनाओ या फिर आत्मनिर्भर हो जाओ, तभी हम मिलेंगे। तो वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे घर में सबको बता दूंगा कि हमने शादी कर ली है। फिर वह तुम्हें घर से निकाल देंगे और मजबूरी में तुम्हें मेरे पास आना होगा। आखिर उससे तंग आकर मैंने यह बात घर में खुद ही बता दी। यह सुनकर तो घर में तूफान आ गया। फिर क्या हुआ? पापा का बीपी तो एकदम से हाई हो गया था, फिर भी वह यह सदमा झेल गए। मम्मी पापा ने पूछा, अब तू क्या चाहती है? मैंने कहा, गलती तो मुझसे हुई है, पर अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। नागेश के घर वाले भी यही चाहते थे। उसके घर वालों ने नागेश से कहा, या तो घर छोड़ दो या फिर तलाकनामे पर साइन कर दे, क्योंकि वह भी तेरे साथ नहीं रहना चाहती है। जबरदस्ती करेगा तो फिर पुलिस व कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेगा, और हम इसमें तेरा कोई साथ नहीं देंगे। इस तरह उसे घेर घार कर दबाव बनाकर उसके घर वालों के सहयोग से उससे तलाक हो गया, और आपस में यह फैसला भी किया कि शादी की बात लोग नहीं जानते तो तलाक की बात भी अपने तक ही सीमित रखेंगे। इसका मतलब मल्लेश को भी इस विषय में कुछ नहीं पता? नहीं, मल्लेश इस विषय में कुछ नहीं जानते। शायद इसलिए भी शादी दिल्ली जाकर की थी। नहीं, हम दिल्ली ही जाकर शादी करें, यह तो मल्लेश के घर वालों की इच्छा थी, क्योंकि वह इतनी दूर बारात लेकर नहीं आना चाहते थे। मम्मी पापा को भी यही ठीक लगा था। पर अब क्या प्रॉब्लम है? क्या मल्लेश को यह बात पता चल गई है? मल्लेश तो बाहर गए हुए हैं। मैं अपने ससुराल में थी तभी एक गुमनाम पत्र ने यह भेद खोल दिया, और सास ससुर अब यह ताना देने लगे हैं कि तुम्हारा यह बेटा भी कहीं उसी की औलाद तो नहीं, क्योंकि वह 8 महीने में ही पैदा हो गया था। मल्लेश के आने पर देखिए क्या होता है। क्या नागेश से कभी तुम्हारे पति पत्नी वाले संबंध बने थे? नहीं, कभी नहीं। फिर तो यह बच्चा मल्लेश का ही है।
हाँ भाभी, पर मल्लेश इस सच पर विश्वास क्यों करेंगे? मल्लेश पढ़ा लिखा इस जमाने का लड़का है, हो सकता है कुछ समझदारी से काम ले, वरना डीएनए टेस्ट से यह सिद्ध हो जाएगा कि वह उसका पिता है या नहीं। हाँ भाभी, ऐसे टेस्ट के विषय में तो मैंने भी सुना है। चलो, इससे उनको यह तो विश्वास हो जाएगा कि मोनू उन्हीं का बेटा है। रहा सवाल मेरी पहली शादी और तलाक का, जो उनसे छिपाया गया था, तो जब गलतियां की हैं तो उनके परिणाम भुगतने को तैयार तो रहना ही होगा। मैं कल दिल्ली वापस जा रही हूँ। 2 दिन बाद मल्लेश की अदालत में हाजिर जो होना है। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी एक और अदालत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।